इस दुनिया के घनघोर अंधेरे को कुछ हद तक कम करने वाले, अपने कामों से जुगनू की तरह जगमगाने वाले लोगों के लिए समर्पित है हमारा ये शो जुगनू। तो हमारे आज के शो जुगनू के मेहमान हैं मृत्युंजय जी। तो मृत्युंजय जी, मैं आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राघवेंद्र जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी राठ विधानसभा के समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शो में अपने बुलाया। और निसंदेह आज मुझे लगता है कि कुछ समय की वार्तालाप से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे भविष्य के लिए। बिल्कुल। अब मैं जब आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ पिछली यादें जो है वो आती हैं, क्योंकि मैं भी क्राइस्ट से पढ़ा हूँ, आप भी क्राइस्ट से पढ़े हैं। और जब मैं पीछे झांक के देखता हूँ या जब आपके बारे में आप सवाल जवाब शुरू होने वाले थे, मैं अपने ही मन में आपके व्यक्तित्व को खोज रहा था जी। तो मुझे एक ऐसा युवा नज़र आया जो स्कूल के एमडी से झगड़ रहा है और एमडी पर यह आरोप लगा रहा है, उससे कह रहा है कि मेरी माँ जी ने आपको पैसे नहीं दिए आपके विद्यालय के लिए, इस वजह से आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और मुझसे ये रवैया जो आपका है इस वजह से है। मैं उसका प्रत्यक्ष मैंने ये देखा है। और तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो कि एक युवा में जोश कितना महत्वपूर्ण होता है और ये क्या आप में ये जो जोश था वो बचपन से था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में कोई जोश अलग से था। हर युवा के अंदर जोश है। युवा की रगों में बहता हुआ खून वो ज्वालामुखी के समान है। अगर वो सही जगह पर इस्तेमाल कर दे तो वो देश की नहीं दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। और चाहे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, उन्होंने भी सदैव युवाओं को ही प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। हम जैसे युवाओं को इतना सम्मान मिला। हम जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो अभी पार्टी में अपनी जिन्होंने काम शुरू किया है, जनता के बीच में जाना शुरू किया है, आप यकीन नहीं मानेंगे राघवेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी व्हाट्सएप पर आपसे टच में रहते हैं। इतने बड़े लीडरशिप होने के बाद, जिसको एक पूरा प्रदेश देखना हो, जिस व्यक्ति को विधानसभा स्तर पे 40-40, 50-50 लोगों की फौज में नेता होते हैं, उसके बावजूद वो व्हाट्सएप पर एक एक व्यक्ति से टच में रहते हैं। तो युवा के अंदर जो जोश है वो तो जोश है ही, और उसको किसी डेफिनेशन की, उसको किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उस जोश को इस्तेमाल करने के लिए जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें भी वो जोश होना चाहिए कि युवाओं के जोश को वो इस्तेमाल करके युवाओं की आवाज़ को बुलंद करके एक बदलाव की स्थिति पैदा कर सके। बिल्कुल। वो किस्सा क्या था, उस पे आता हूँ मैं। क्या किस्सा था? वो किस्सा ये था कि कहीं ना कहीं उस समय स्कूल टाइम में हम लोग थे, तो कहीं ना कहीं मैच्योर्डनेस भी कमी होती है। तो किन्हीं कारणों बस मुझे लगा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। तो मेरी उसी चीज़ को लेकर बहस थी कि मेरी माताजी ने शायद आपके विद्यालय को निधि नहीं दी, इस वजह से शायद आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि बचपन से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कीड़ा तो मन में था ही था, क्योंकि बचपन से घर में वो माहौल भी देखा है। तो किसी के सामने अपनी बात रखने से कभी हिचकिचाया नहीं मैं, और निसंदेह सबके सामने अपनी बात रखी। जैसे आपने कहा, आप मेरे भले जूनियर रहे विद्यालय में, तो आपने भी देखा, आप उसके गवाह हैं कि जब लड़ा हूँ तो डट के लड़ा हूँ, फिर उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटा। बिल्कुल। आप जो राजनीति है, तो मृत्युंजय जी की नज़रों में राजनीति क्या है? क्या दौलत, शोहरत या ताकत का एक रूप जिसको पाके आदमी नाम भी कमाता है, फेम कमाता है, एक ताकत आ जाती है उसमें? तो किस तरीके से? निश्चित तौर पर राजनीति में आने से व्यक्ति नाम कमाता है, दौलत तो नहीं कहूँगा, शोहरत कमाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को आप देख लीजिए, आप जनेश्वर मिश्र जी को देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को देख लीजिए। इन लोगों ने पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया और कभी भी एक पैसे का आरोप इनके ऊपर नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दौलत राजनीति होती है, बशर्ते आज राजनीति की परिभाषा बदल गई है। राजनीति का सबसे बड़ा अर्थ है जनता की सेवा करना। अगर आज जनता आपको चुनकर प्रदेश की या देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करती है, तो जनता एक उम्मीद के साथ अपने नेता को चुनती है। जनता का कोई आपके साथ खून का रिश्ता थोड़ी है। जनता तो सिर्फ आपकी बातों से, आपके विचारों से, आपके विजन से सहमत होगी, और जनता उसमें आकर आपको वोट देती है, जिसके बाद नेता अपना रंग दिखाता है। वो कोई भी नेता हो, मैं किसी एक व्यक्तिगत नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादा बड़ी बात इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा अभी राजनीतिक करियर शुरुआत हो रहा है। हो सकता है मैं भी भविष्य में कुछ गलतियाँ कर जाऊँ, इसलिए मैं रात दिन सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ और क्षेत्र में लोगों के बीच में रहता हूँ और क्षेत्र में एक माहौल पैदा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के किचन तक लोगों से जुड़ूँ।
मैं लोगों के दिलों तक नहीं जुड़ना चाहता, मैं लोगों की किचन तक जुड़ना चाहता हूँ। क्या बात है कि जब मैं किचन तक उनके लोगों के जुड़ जाऊंगा और जब उनके बर्तन में खाना खाने के लिए वो मुझे आमंत्रित करेंगे तो वो उस दिन मुझे अपना मान लेंगे, और अपना मानेंगे तो मेरी जब गलतियां होंगी तो मुझे डांट के, मुझे समझा के, मेरा कान पकड़ के अपना काम कराने की भी ताकत रखेंगे। मैं ऐसे राट का सपना देखता हूँ कि अगर मेरी राजनीति कल के दिन किसी भी स्तर तक पहुँचती है तो निसंदेह में एक ऐसा माहौल तैयार करूँ कि मेरे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति ये कह सके कि वो विधायक नहीं, मेरा बेटा, और मैं फ़ोन करूँगा वो यहाँ हाजिर होगा, वो सांसद है वो यहाँ हाजिर होगा। तब मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छा राट बनाया। मेरे हिसाब से राजनीति की परिभाषा यही है। तो मैं आपसे यहीं पे सवाल पूछता हूँ कि आपकी पहली सीढ़ी कौन सी होगी? देखिए, मैं अभी अगर आज की स्थिति को देखकर बात करूं, देखिए राजनीति बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। राजनीति में किसी चीज़ का भरोसा नहीं होता। जैसे आज इसी बात से मैं एक बात रिलेट करूंगा कि आपने मुझे 11 बजे का समय दिया था और मैंने आपको परसों कह दिया था कि ठीक है मैं आपके लिए फिक्स टाइम है बुधवार का, लेकिन किन्हीं कारणों बस कल शाम को अचानक एक ऐसा प्रोग्राम लग गया कि आज हमें दिन में 3 बजे कार्यक्रम करना पड़ा। तो राजनीति अनएक्सपेक्टेड होती है। अब मेरी पहली सीढ़ी क्या होगी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कब चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो पार्टी तय करेगी, वो क्षेत्र की जनता तय करेगी। जब उनको लगेगा कि आज मेरा समय है कि मैं उनकी सेवा करने के लिए एक पद के तौर पर काम कर सकूँ, एक पद पर आ सकूँ, तो निश्चित तौर पर उस दिन राजनीति में देखा जाएगा। फिलहाल मेरी माताजी जरूर 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, राड विधानसभा से लड़ेंगी, और राड विधानसभा की वो बेटी हैं, चुराहा उनका गांव है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार हम सबकी मेहनत रंग लाएगी और राड को हम एक अच्छा विधायक नहीं, एक अच्छी बेटी के रूप में उनकी सेवक देने का काम करेंगे। बिल्कुल। अब मृत्युंजय जी, जो जनता होती है, जैसे जो ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि नेता में अपना एक मसीहा खोजती है वो चाहती है कि हमारी सभी समस्या हमारा नेता सुलझा दे। और एक मुद्दा है परिवारवाद, जिस पे अक्सर ही बहस होती है। बिल्कुल। और आप भी मतलब एक पूर्व विधायक के बेटे हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा। मैं बहस करूंगा, जनता मसीहा चुन लेती है, मान लेती है, लेकिन नेताओं की भी क्या मजबूरियां होती हैं। आपकी माँ जी रही हैं विधायक, आपने उन्हें परखा होगा, देखा होगा, तो क्या क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो विधायक सांसद की मजबूरियां हैं? अभी तक केवल जनता नेताओं की तरफ उंगलियां करती हैं, लेकिन आखिर जनता को उनकी मजबूरी कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो आप समझाना चाहेंगे और वो जो जनता को समझनी चाहिए? देखिए, मैं अगर अपनी माताजी के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करूं, और मैं ये आपको बात डंके की चोट पर कह सकता हूं और दमदारी के साथ कह सकता हूं, मेरी माताजी का राजनीतिक करियर आज 21 साल का हो गया। सन 2000 में वो पहली बार चुनाव लड़ी थी और आज 21 साल हो गए। 21 साल से मेरी माताजी ने अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को और जनता के नाम किया है। जब वो एमएलए बनी तो सबसे यूपी की यंगेस्ट एमएलए थी, 25 साल 6 महीने 11 दिन में। और जब 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो विधानसभा की तरफ से उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की विधानसभा चरखारी विधानसभा थी, जिस विधानसभा में सबसे ज़्यादा बजट कामों के लिए खर्च किया गया था। और पहली सीट थी भरथना, जो भरथना सीट माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट थी, जिससे वो खुद मुख्यमंत्री थे और विधायक थे। तो कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा काम करने की कोशिश की और क्षेत्र में जनता को समर्पित किया। उसका उदाहरण आप चरखारी में जाके पूछ सकते हैं। चरखारी के आप गांव-गांव जाएंगे तो चरखारी में आपको गांव-गांव लोग यही कहेंगे कि अगर अभी तक विगत 20 वर्षों में कोई विधायक ऐसा आया है जिसने काम किया है तो निसंदेह उसमें मेरी माँ का नाम सबसे ऊपर होगा। मैं और नेताओं की मजबूरियाँ नहीं जानता क्या है क्या नहीं है। अगर आप हमको देखें, आज हमारे कोई ऐसे बहुत बड़े व्यापार नहीं चलते, हम बालू नहीं चलाते, हमारी कोई बहुत बड़ी ठेकेदारी की फर्म नहीं है। हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, जनता की राजनीति करते हैं, बस स्वाभिमानी लोग हैं, जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो मैं इस बात पर टिप्पणी तो बिल्कुल करना उचित नहीं समझूंगा कि और नेताओं की क्या मजबूरियां होती हैं। मेरी और हमारी कोई मजबूरियां नहीं है। जनता रात में 2 बजे भी आवाज़ देगी तो मैं और मेरी माताजी, हमारा पूरा परिवार जनता के लिए समर्पित है, चाहे वो जब भी हमें आवाज़ दें। अब और नेताओं की क्या मजबूरियाँ हैं, तो सबसे बड़ा उदाहरण आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको एक एक युवा ने, एक एक किसान ने, माताओं बहनों ने वोट देकर देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठा दिया। आज उन्होंने देश के किसान का हनन किया, युवाओं का शोषण कर रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये देखने की बात है और सब लोग देख रहे हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि अभी आपके आगे आने वाले सवाल जरूर किसान आंदोलन से रिलेटेड होंगे। हम उस मुद्दे पर, उस पर बाद में बात करेंगे, उस मुद्दे पर आएंगे जी। हम बात करते हैं कि एक जो नेता है या नेत्री है, उनके बेटे होने के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही साथ इसका क्या हर्जाना आपको चुकाना पड़ता है? देखिए, निश्चित तौर पे फ़ायदे अगर मैं बात करूं तो ये है कि आज मैं जहां भी जाता हूं
मैंने कोई बहुत बड़ा आज काम नहीं कर लिया इस उम्र में। बस ये कोशिश रहती है कि जनता अगर मेरे दरवाजे पर आती है, कभी माताजी नहीं है और मैं मौजूद हूँ, तो मैं उनकी समस्याओं को सुलझा सकूँ, चाहे वो थाने की समस्या हो, चाहे वो तहसील की समस्या हो, वो बिजली की हो, वो पानी की हो। तो फ़ायदा ये रहता है कि जब कभी क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग बड़ा स्नेह करते हैं, लोग बड़ा सम्मान देते हैं, लोग बड़ा प्यार देते हैं, जो कि इंसान को पाने के लिए एक जीवन गंवाना पड़ जाता है। और अगर मैं नुकसान की बात करूं तो ये एक मित्रता के नाते बता रहा हूं, नुकसान ये हो जाता है कि सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। देखिए पर्सनल लाइफ अब मेरी कोई रह नहीं गई, क्योंकि आपकी 24 घंटे की लाइफ जो वो सोशल लाइफ है। आप कुछ भी करेंगे वो एक्टिविटी जाएगी पॉलिटिकल रिलेटेड ही। तो इसके ये नुकसान है सिर्फ, बाकी फ़ायदे अगर मैं आपको कहूँ तो इतनी कम उम्र में जो मुझे पूरी राठ विधानसभा के लोगों ने स्नेह दिया है, प्यार दिया, सम्मान दिया है, जिसके कारण मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई है कि नहीं, मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। तो बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की। आप आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए खुली किताब की तरह, और साथ ही साथ किन जन आंदोलनों में आपकी भागीदारी रही है जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। आपने जो सवाल किया कि मैं अपने आप का व्यक्तित्व आपके सामने रखूं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या प्रोफेशनल के बारे में? मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल, खासतौर पे राजनीति में कब से आप आए हैं? हाँ, ये मैं आपने ठीक स्पेसिफाई किया। एक्चुअली राजनीति में मेरा खुल के आना हुआ 2018 के बाद। हालांकि इंटरेस्ट बहुत बचपन यहाँ से से था। एक दूसरा सवाल मेरा उठता है कि क्या मृत्युंजय जी की और किसी क्षेत्र में दाल नहीं गली, या पर्सनल या राजनीति उन पर शूट करती थी? नहीं, मेरे पास ऑप्शन बहुत थे, चाहे वो नौकरी करने का होता या वो व्यापार करने का होता। चूँकि ये मेरे परिवार की मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी ग्राम प्रधान रहे, और जब 7 वर्ष के प्रधान हुआ करते थे उस दौरान वो प्रधान रहे। सदैव मेरे पूरे परिवार और पूरे खानदान में लोग राजनीति में हैं। मेरी बड़ी बुआ जी के ससुर साहब मिनिस्टर रहे, बाबू जोरावर सिंह जी। फिर मेरी फूफा जी की जो बहन है वो मऊरानीपुर उनकी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड एमएलए रहे। राठ में काशी बाबू जी हमारे रिलेटिव हैं, वो एमएलए रहे। उनके भाई मोहनलाल बाबू जी वो एमएलए रहे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिवार में बैकग्राउंड पहले रहा है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत अपने पिताजी के परिवार की बात करूं तो मेरे बाबा ग्राम प्रधान रहे 7 वर्षों के। उसके बाद हमारे पिताजी जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते हैं। उसके बाद माताजी का किसी कारण राजनीति में आना हुआ, क्योंकि दादाजी हमारे बहुत राजनीतिक व्यक्ति थे। उनकी एक उम्र हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरे कोई बेटे सारे लोग नौकरी में हैं, कोई राजनीति में नहीं आ पाया, तो क्यों ना मैं अपनी बहू को राजनीति में उतारूं। तो उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ मम्मी से कहा कि जाओ तुम्हें चुनाव लड़ना है। और जब चुनाव पहला लड़ी तो उनको सन 2000 में उनको 21,800 वोट मिला था रिवई सीट से, जो कि यूपी की सबसे बड़ी जीत थी उस टाइम जिला पंचायत के चुनाव में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन सारी कड़ियों से मेरा राजनीतिक रुचि होना ये निश्चित था और स्वाभाविक था। उसके बाद 2018 से जब मैं राजनीति में आया तो उसके बाद मैं बराबर पार्टी के कार्यक्रमों में, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे किसानों के लिए धरना हो, चाहे भी किसानों के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकालनी हो, किसी भी मुद्दों पर रहा हूँ। इवन योगी जी का पुतला फूंकने में सबसे पहले मैं ही था पूरे यूपी में, मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। तो सारे जितने भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम आए, जितने भी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर मैं आगे रहने की पूरी कोशिश किया हूँ और पूरी दमदारी के साथ उनको लड़ने की कोशिश किया हूँ मैं। बिल्कुल। अब जब हम आपसे बात करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, वैसे जातिवाद जो है एक सड़ान की तरह समाज में, और उसका सभी को दुख होता है। तो एक युवा नेता के तौर पर मैं आपसे ये जानूंगा कि जातिवाद जो है वो कैसे ख़त्म होगा, ये इस पर आप विचार रखें। देखिए, जातिवाद को एक व्यक्ति ख़त्म कर ही नहीं सकता। हम एक विजन दे सकते हैं जिस पर काम सभी को करना पड़ेगा। आप पत्रकारिता के माध्यम से काम करेंगे, मैं राजनीति के माध्यम से काम करूंगा। कोई दर्शक होगा जो नौकरी पेशा होगा, लेकिन वो सरकारी नौकर की हैसियत से भी समाज में इस प्रकार का काम करेगा। कोई व्यापारी इस प्रकार से काम करेगा। और आज मैं आपके शो के माध्यम से और बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा और 100% श्योरिटी के साथ कहूंगा, यदि जातिवाद इस समाज से खत्म नहीं होगा तो समाज में जो अभी तक तो ये जहर घुल रहा था, ये इतना तेजी से फैलेगा कि जिसको रोक पाना असंभव की स्थिति पैदा कर देगा। आज गांव में आप देख लीजिए, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। हर गांव में कहीं ना कहीं जातिवादी मुद्दों के कारण गांव में अलग अलग पार्टियां बढ़ जाती हैं। प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। और राजनीति एक ऐसी चीज है, अगर कोई व्यक्ति जाति के दम पर राजनीति करेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता।
उसको यही मानना पड़ेगा कि पूरी जनता उसका परिवार है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और हम लोग तो वैसे भी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, और हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो किसी भी समाज का हो, उसका दुख बांटना, उसके मुद्दों पर लड़ाई लड़ना ये हमारा अधिकार है और हमको लड़ना पड़ेगा और हमारा ये काम है। तो राजनीति के तौर पे मैं आपसे इतना स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जब हम सारे युवा, आजकल के युवा जो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब वो निश्चित तौर पर अपने अपने गांव में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम जातिवाद का विरोध करेंगे और आगे एक नए उदाहरण सेट करेंगे, तो निश्चित तौर पर जातिवाद खत्म होगा एक दिन। इसमें समय जरूर लग सकता है, बट ये होगा ज़रूर। बिल्कुल। अब बात करते हैं करप्शन की। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी व्याप्त है। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो उसमें ही चाहे खनन की बात हो या और भी वैसे मुद्दे हैं, भाजपा में भी ये हो रहा है, खनन हो, खनन भी खोल के हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? देखिए, जो आपने समाजवादी पार्टी के खनन की बात कही, तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान खनन की एक पूरी पॉलिसी बनाई गई थी, जिस पॉलिसी के तहत टेंडर हुए थे, जिस पॉलिसी के तहत लोगों ने अपने खनन के काम किए थे, जो व्यापारी थे। खनन में मैं आपको दावा कह सकता हूँ, वो पत्रकार है, हमारा नाम आपको कहीं सुनाई नहीं देगा कि हमने कभी खनन किया हो। हम जबकि क्षेत्रीय नेता थे, या मैं क्षेत्र के अन्य नेताओं के भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने नहीं किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे नोटबंदी के दौरान 1000 का नोट कम करके 2000 का नोट ला दिया, उसी प्रकार भ्रष्टाचार को 4 गुना स्पीड से ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास शून्य है, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं आपसे मैं हालांकि पार्टी को आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कुछ समय के लिए आप पार्टी को दरकिनार करिए। ठीक है। एक युवा नेता के रूप में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो अधिकारी वर्ग है, चाहे वो हमारे नेता हो, तो कैसे सामान्य से बैठे भ्रष्टाचार कैसे खत्म? देखिए, ऐसा है, इन मुद्दों पर हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अब आपने जो बात कही है कि मैं राजनीतिक बात ना करूं, तो मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। कहीं ना कहीं अगर अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी हो, अगर वो किसी से पैसा लेने की मंशा रखता है, भ्रष्टाचार करने की मंशा रखता है, तो उसका कारण ये होता है क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं गलत होता है। जब हम अपने आप में हर चीज़ सही कर लेंगे, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे किसी तरीके की पैसे की डिमांड कर सके। और सबसे पहले हमको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। ना हम देने में विश्वास रखें, ना हम लेने में विश्वास रखें। जब हम ये चीज़ समाज में व्याप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आज ठेकेदार होते हैं, टेंडर होना है, कहीं ना कहीं कमीशन दे दिया जाके, वो किसी भी फील्ड में हो, अधिकारियों के पास कहीं भी। तो इन चीज़ों को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमारे समाज में जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जब उनमें पारदर्शिता होगी, जब उनमें कहीं पर भी कोई भी काम बैकडोर के माध्यम से नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि मृत्युंजय जी एक युवा नेता के रूप में किन किन मुद्दों के खिलाफ अपनी कमर कस चुके हैं और किन किन मुद्दों से कायदे से अपनी लड़ाई हो? देखिए, अभी हालांकि मैं बात करूं तो इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में किसान का। आज देश का अन्नदाता विगत 2 महीनों से ऊपर हो गया। आप खुद देख रहे हैं, ठंड में बैठा है। और आप, मुझे निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए होंगे और आज भी आपके घर परिवार में खेती हो रही होगी, क्योंकि मैं भी, मेरे घर में भी खेती है और हम लोग खेती करते हैं। आज किसान का दर्द इस सरकार ने बिल्कुल नहीं समझा। इतनी संवेदनहीन सरकार हो चुकी है कि किसान आज 2 महीने के ऊपर लड़ाई कर रहा है। 60-70 शहीद हमारे किसान हो गए। कटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको रोकने के लिए। कीले लगाए गए रोड पर, जिन तारों को आप अपने खेत में आवारा जानवरों को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, मुकदमा आपके ऊपर कायम हो जाएगा। आज वही कटीले तार उन लोगों के लिए लगाए गए हैं जो लोग आपकी टेबल पर खाना परोसते हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सरकार किसानों के साथ कितना बड़ा छलावा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर नेताओं तक के सबके दोहरे चरित्र सामने आ गए हैं। अभी आम बजट पेश हुआ, आम व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। मुझे तो ये लग रहा था जब मैं बजट सुन रहा था कि निर्मला सीतारमण जी ने एक टैबलेट खरीद लिया, उसमें OLX डाउनलोड कर लिया और सब कुछ बेच दिया। ये स्थितियाँ पैदा हो गई हैं समाज में। आज आम जनता के लिए आप मुझे बता दीजिए कि कोई एक ऐसी योजना हो जो कि आपने कहा 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को टैक्स में छूट है। 7.1% लोग हिंदुस्तान में ऐसे होंगे जो 75 वर्ष के ऊपर होंगे और काम कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग 75 के आसपास रिटायर्ड हो जाते हैं, 65-60 पे। आप उनको टैक्स की छूट दे रहे हैं। ये सिर्फ बुंदेलखंडी में कहा जाए तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, गोल मिठाई दे रहे हैं सबको। पूरा काम इनका इनडायरेक्टली पूंजीपतियों के लिए हो रहा है।
पहले बजट आता था हमको उम्मीद होती थी कि नए उद्योग लगाए जाएंगे, ये एयरपोर्ट बनेगा, ये रेलवे स्टेशन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आज ये होता है कि ये उद्योग बिकेगा, ये एयरपोर्ट बिकेगा, ये रेलवे स्टेशन बिकेगा। ये अंतर है जहां हिंदुस्तान को मोदी जी ने लाकर खड़ा कर दिया। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और योगी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हिंदुस्तान को बेचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इस देश का किसान, इस देश का युवा इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, जिसको इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने इनको एक नई ज़िंदगी दे दी, इतना बड़ा बड़ा पद दे दिया, जितना सम्मान का पद दिला दिया, आज वही किसान अपने मूल्यों के लिए, अपनी पहली और आखिरी मांगों के लिए आज सड़क पर बैठा है। और प्रधानमंत्री ने एक बार बात करना उचित नहीं समझा उनसे। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री और सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरा किसान, पूरा युवा, माताएं, बहनें आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इनको करारा जवाब देने का काम करेंगी। सबसे पहले हमारी यही मुद्दों पर लड़ाई है। और अगर मैं अपने विधानसभा के विज़न की बात करूं, मैं आज यहाँ पे कोई एक वो वादे करने नहीं आया कि मैं 15 लाख दे दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियाँ बांट दूंगा। कहने को मैं भी कह दूँ 30 लाख दे दूंगा, लेकिन मुझे इनके बीच में रहना है। जो मैंने पहले बात कही कि मुझे इनका बेटा बन के रहना है, फिर मैं इनको शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगा यहाँ की जनता को अगर मैं झूठे वादे करूँगा। मेरा यहाँ पर प्रमुख मुद्दा रहेगा यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी और बिजली। मैं इन 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। ना मुझे ये कहना है कि मैं आपके लिए क्या अलग से कर दूंगा किसी के लिए। मेरा एक विज़न है कि राठ जो हेडक्वार्टर विधानसभा का है, यहाँ से हर गांव की दूरी आखिरी गांव की 30 मिनट में तय हो जाए, हर गांव तक सड़क हो जाए, वो मेरा विज़न है। जितनी राठ में लाइट उपलब्ध हो रही है, उतनी हमीरपुर राठ विधानसभा के आखिरी गांव तक उस गांव में लाइट उतनी मिले, वो मेरा विज़न है। जो शिक्षा का स्तर राठ में है वो हर ब्लॉक के हर गांव में हो। जो सुविधाएं राठ में स्वास्थ्य की हैं वो हर ब्लॉक के हेडक्वार्टर में जाकर हो, ताकि लोगों को राठ तक या कानपुर या झांसी तक ना जाना पड़े। मेरी इन प्रमुख मुद्दों पर हमेशा लड़ाई रहेगी और इनके लिए मैं कार्यरत रहूँगा निश्चित तौर पर। अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, ज़्यादातर स्टेटों से जो है किसान पहुंच रहे हैं। अधिकतर किसान पंजाब और हरियाणा से अधिकतर किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड की इसमें क्या भागीदारी देख रहे हैं आप? कहीं आपको लग रहा है क्या जागरूकता की कमी है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जागरूकता की थोड़ा बहुत कमी है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जैसे मोदी जी हमेशा बात करते थे ना डिजिटल इंडिया की, यही फ़र्क है। जो डिजिटल इंडिया आप नारा दे रहे थे वो आपका काम ही नहीं कर पा रहा है। आज भी बुंदेलखंड में किसान, लोग कहते हैं बुंदेलखंड पिछड़ा है, मैं कहता हूँ बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है, बुंदेलखंड उपेक्षित है। बुंदेलखंड में ना युवाओं की कमी है, ना जोश की कमी है, ना प्रतिभा की कमी है। बुंदेलखंड में कमी है तो सिर्फ अवसर की। यहाँ पर अवसर प्रदान नहीं किए जाते। आज आप चले जाइए, अगर आप, मैं बात करूँ आपसे, आप जलालपुर के पास के किसी गांव में चले जाइए, कुपरा चले जाइए, भेड़ी चले जाइए, आपको लगता है वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ढंग से है? वहाँ नहीं है। वहाँ लोग कैसे जागरूक होंगे? जो 1 बीघा की खेती करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, आपको लगता है वो इंटरनेट और लैपटॉप पर बैठेंगे? यही कहीं ना कहीं कारण है कि यहाँ पर लोगों को जानकारियाँ उस स्तर से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके लिए हम लोग गांव-गांव लगातार जाकर किसान संवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं, जिसका अंतर हमको देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ से भी किसान धीरे धीरे करके निकलकर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जा रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में, बहुत ही कम समय में, यहाँ से एक बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और हमारे जो किसान भाई वहाँ पर बैठे हैं उनको समर्थन देंगे और उनके साथ अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि क्या जो विपक्ष पार्टी है उसका यही एक काम होता है कि वो जो सत्ता में पार्टी है उसके चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो उसकी हर की घेराबंदी करे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए तो सब घेरने के लिए बैठे रहते, लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमेशा इन्होंने आरोप क्या लगाया? इन्होंने कहा गुंडागर्दी होती है, इन्होंने कहा कि परिवारवाद है। इसके अलावा आप बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी कर पाई हो? क्यों? क्योंकि हमारे काम अच्छे थे, हमने काम करके जनता को डिलीवर करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं बड़े बड़े नेताओं के प्रदेश में चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्षेत्र के, बुंदेलखंड के, प्रदेश के नेताओं को मेरे साथ 1 to 1 डिबेट कर लें कि 5 साल में इनकी सरकार में बेहतर काम हुए या आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में बेहतर काम हुए। मैं बुराई करना बंद कर दूंगा सत्ता की। इन्होंने सिर्फ 5 साल में सत्ता के कामों को फीते काटे, वो भी अखिलेश जी के कामों के। लखनऊ मेट्रो अखिलेश जी ने दी। आप लखनऊ का आलमबाग का बस स्टेशन अगर आप देख के आए, नया बस अड्डा, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बना दिया है। आप गोमती रिवर फ्रंट देख लें, आप एक्सप्रेस वे देख लें। 47 जिलों को हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया।
आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश जी का विजन था, जो कि पूरा नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। आप इंटरनेशनल स्टेडियम कानपुर में एक था सिर्फ, बुंदेलखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज लखनऊ में भी है। दूसरा, आपके IT हब बना दिया, 100 डायल जैसी सुविधा दे दी, 1090 जैसी विमेन पावर लाइन दे दी, हमारी माताओं बहनों को पेंशन दे दी, बुजुर्गों को, हमारे युवा जिनको नौकरी नहीं मिल पाई उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, ताकि वो युवा अपने घर पर डिपेंडेंट ना रह सके। जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई तो उस किसान को सूखा राहत चेक सबसे पहले आदरणीय अखिलेश जी ने काम देने का किया। यहाँ के युवाओं की मेधा को देखते हुए 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। यहाँ पे ऑडियंस जो है, अगर हम अभी लाइव होते जी तो कई सारे कमेंट्स आ जाते। अभी मैं लाइव चल रहा हूं। अगर उसमें आपकी लिस्ट के लोग हो सकते हैं, यहाँ पे ऑडियंस होगी, तो यहाँ पे एक सवाल आप ही के जवाबों से जो बनता है, बिल्कुल, कि अखिलेश जी के काम इतने बेहतर रहे, फिर क्या कारण रहा, क्या वजह रही या क्या कमियां रही जो आप अपनी पार्टी की गिनाना चाहेंगी कि जो कि कमजोरी बनी या मैं बता रहा हूं भाजपा सत्ता में आई? देखिए, इसका बहुत एक सिंपल सा आंसर दूंगा। हम समझाते रहे, वो बहकाते रहे। हम लोगों को अपने कामों के बारे में समझा रहे थे कि क्या क्या लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ, और वो बहका रहे थे। उन्होंने बहकाया धर्म के नाम पर, और धर्म एक ऐसा जहर है समाज के लिए कि आज की आने वाली नस्ल को खराब करने की ताकत रखता है। मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व का बहुत कस के प्रचार करता हूँ, और मैं हिंदुओं को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं दूसरे के धर्म का अपमान करूँ। ये राजनीति, गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमेशा हिंदू मुस्लिम का, जो आज से कुछ समय पहले मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता हैं अखिलेश जी, उन्होंने कहा था कि अगर 5 शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो बीजेपी के नेता 2.5 मिनट नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, अगर इन सब पे बोलना बंद कर दें, ये शब्दों पर बैन लगा दिया जाए, 2 मिनट नहीं बोल सकते ये लोग, क्योंकि इनकी राजनीति का स्तर ही यहीं तक है और इसी पे समाप्त है। अब भगवान राम का भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का, अच्छी बात है, हमें भी खुशी है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब यह आप देख लीजिएगा, ये मुद्दा ये साला 2024 तक चलेगा, यही कारण है। और इसी वजह से, क्योंकि धर्म के राजनीति के कारण आज जो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं, आज हमारा युवा बेरोजगार है, आज हमारे देश का युवा जो है, माफ़ी चाहूँगा, बुरा लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ को देखते हुए कि आज समाज में कोई ये बात नहीं करता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, किसान को अच्छे फसलों के दाम नहीं है, आज माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आज लोग कहने लगते, अरे यार मोदी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हिंदुत्व का नारा दे रखा है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं और हर एक अपने अपने फूल की अपनी अपनी कला है। कोई गुलाब का है, कोई कमल का है, कोई सूरजमुखी का है, लेकिन उस फूलों के गुलदस्ते को कुचलने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अब बात करते हैं कि मृत्युंजय जी किससे इंस्पायर हैं, किससे सीखते हैं, और दूसरी बात, अपनी माँ जी से आपने क्या क्या सीखा है? मैंने अपनी माता जी से अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ सीखी है तो वो निस्वार्थ सेवा भाव करना है। मैंने अपनी माता जी से कोई चीज़ देखी है तो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहना है। बहुत सारे नेताओं को आप ऐसा भी देखेंगे जो अपना सुबह उनका टाइम होता है कि 10 बजे निकलना है, शाम को 6 बजे के बाद किसी से मीटिंग नहीं होनी है। आपको मेरा फ़ोन 12 महीने और 24 घंटे खुला मिलेगा, और मेरी माता जी का आप एनी टाइम रिंग करेंगे, एक बार में फ़ोन पिकअप होगा, नहीं हो पाएगा तो आपको रिटर्न किया जाएगा। मैंने उनसे सीखा है कि जिस व्यक्ति ने आपको वोट दिया है, जिसने आपसे उम्मीद रखी है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरें, उनकी उम्मीदों को कभी ना तोड़ें। ये मैंने अपनी माता जी से सीखा है। मैं इंस्पायर भी उनसे हूँ, लेकिन मैंने बाबा साहब को बहुत बहुत करीब से जानने की कोशिश की है, पढ़ा है उनके बारे में। मैं राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलने की बहुत कोशिश करता हूँ कि अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और मैं इस पर बिल्कुल यकीन रखता हूँ। मैं आंदोलनों पे यकीन करता हूँ, मैं अनशन पे यकीन करता हूँ, और मैं धरने पे यकीन करता हूँ। और आज की डेट में अगर मेरी हिंदुस्तान के अंदर कोई इंस्पिरेशन है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, निसंदेह। कोई किताबें जो युवाओं को आप सजेस्ट करना चाहें, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, जो उन्हें कुछ सिखा सके? बाबा साहब की किताब थी मैं अछूत क्यों। मैं समझता हूँ कि अगर वो किताब कोई अपने मन से पढ़ लेगा और अकेले में बैठ के पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जो भी जहर आज की सरकारों ने, आज के नेताओं ने घोल दिया है, बीजेपी के लोगों ने, वो सारी क्लैरिटी एक किताब में मिल जाएगी। मात्र 300 पेज की किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन उसका
टाइटल ही इतना मनमोहक था पढ़ने में कि मैं अछूत क्यों हूँ, तो वो पढ़ना चाहिए बिल्कुल। और वो मेरी किताब कहीं ना कहीं दिल के बड़ी नज़दीकी किताब है, मैं उसको आज भी पलट लेता हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। अब मृत्युंजय जी कुछ बता भी नहीं रहे हैं, पत्ते खोल नहीं रहे हैं कि चुनाव में उतरने वाले हैं नहीं उतरने वाले हैं, लेकिन मृत्युंजय जी युवाओं से कोई संदेश, खास अवेयरनेस को लेकर वो कैसा भी संदेश हो सकता मैं है? युवाओं को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं युवाओं से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान को गड्ढे में ले जाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की आम जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और इस बार का चुनाव 2022, 2024 या जिला पंचायत जो भी चुनाव आपके सामने आ रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि आपके लिए कौन सही है और कौन आपके लिए काम करेगा। और जिन लोगों ने आपके अधिकारों को आपके हनन किया है, आपके अधिकारों का हनन किया, आपके मूल्यों का हनन किया है, उसका बहिष्कार करना। और निश्चित तौर पर जितने भी युवा आज मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन सबसे एक बात और कहना चाहूँगा। आपके पिताजी या आपके दादाजी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए ज़रूर रहे होंगे, भले ही आज आप किसी फील्ड में हो। उस खेती का ख्याल रखते हुए आज जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, हमारा 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, उन किसानों का समर्थन करें और आने वाले चुनाव में उनके पक्ष में वोट डालकर इस सरकार को करारा जवाब देने का काम करें। चलिए, तो हमारे शो में हमारे हर एक सवाल का बखूबी जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।